गुड इवनिंग दोस्तों, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन दैनिक भास्कर की जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम गाइड एनालिसिस में आज के न्यूज़पेपर में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, इस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड द स्वर्ण कार्ड लॉन्च किया। दोस्तों बताइए कौन सा बैंक है जिसने भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है द स्वर्ण कार्ड वो लॉन्च किया है। दोस्तों अपना जो इंडस बैंक है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है इंडस बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों इंडस बैंक इसे जो अपना ई स्वर्ण है वो रुपए कार्ड का यूज किसी भी सहायक यूपीआई से लिंक करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात कोई भी यूपीआई है उसको आपस में जोड़ने के लिए जो ई स्वर्ण रुपए कार्ड है इसका उपयोग किया जा सकता है। इससे भुगतान भी किया जा सकता है। दोस्तों ई स्वर्ण क्रेडिट कार्ड उन बिजनेस कार्ड धारकों को टारगेट करता है या उनको सुविधाएं पहुंचाता है जो अक्सर हवाई यात्राएं करते रहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो लेन देन होता है वो व्यवसायिक लेन देन होता है, ना कि व्यक्तिगत लेन देन। ठीक है, ये व्यवसायिक लेन देन को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत लेन देन को बढ़ावा नहीं देता है। यहाँ पर बात हो रही है रुपए के बारे में, तो अपन रुपए नेटवर्क है उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों रुपए नेटवर्क है, इसके माध्यम से भारत में डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट नेटवर्क की सुविधा है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। अर्थात इसके थ्रू अपन पैसे जमा भी कर सकते हैं एटीएम में और उससे पैसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, दोस्तों यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वदेशी पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, एक प्रकार का ये कार्ड होता है, रुपए कार्ड आपने देखा होगा, जैसे अपन जनधन अकाउंट के थ्रू जो अकाउंट खुलाते हैं उसमें रुपए कार्ड आता है एटीएम के जैसा। ठीक है, तो ये क्या है कि भारत का स्वयं का पेमेंट सिस्टम है। दोस्तों रुपए कार्ड से देश के किसी भी पीओएस डिवाइसेस तथा ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान किया जा सकता है और एटीएम से कैश निकाला जा सकता है। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जैसे कि अपन कोई फॉर्म फिल करते हैं आदि का भुगतान कर सकते हैं और इससे कैश भी एटीएम से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों इसको विकसित किया गया है जो अपना भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है उसके द्वारा, जो कि अपने रिजर्व बैंक है उसमें रजिस्टर्ड एक बैंकिंग औद्योगिक प्रवर्तन संस्थान है। दोस्तों वर्तमान समय में जो रुपए है उसके ग्लोबल कार्ड के 5 वेरिएंट जारी किए गए हैं। फिर में महत्वपूर्ण इन 5 वेरिएंट जो 5 वेरिएंट जारी किए गए हैं इनके बारे में जाने, तो यह है रुपए क्लासिकल कार्ड, रुपए क्लासिकल क्रेडिट कार्ड, रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड, रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड और रुपए सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड। ये 5 क्रेडिट कार्ड है जिसके द्वारा जारी किए गए हैं। दोस्तों अपन चर्चा कर लेते हैं एनपीसीआई के बारे में, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में भी। तो दोस्तों इसकी स्थापना है वो भारत सरकार के द्वारा 2008 में की गई थी ताकि भारत में खुदरा भुगतान और पेमेंट निपटान प्रणालियों का संचालन करके इनकी एकीकृत व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। इसकी स्थापना के बाद भारत में जो भुगतान पेमेंट का जो सिस्टम है वो बहुत ही मजबूत हो गया है। ठीक है, दोस्तों जो अपनी एनपीसीआई है अर्थात जो नेशनल पेमेंट इंडियन कॉरपोरेशन है, ये भारत में भुगतान प्रणाली को विकसित करने के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, बहुत सारी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाती है। इन सुविधाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी सुविधा एनपीसीआई के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, तो यह है रुपए कार्ड की तत्कालीन भुगतान सेवा। यूपीआई जो सुविधा होती है वो एनपीसीआई के द्वारा ही प्रोवाइड करवाई जाती है। भारतीय इंटरफेस फॉर मनी भीम की, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, भारत बिल पे आदि सुविधाएं हैं उनको विकसित किया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है एनपीसीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो बताइए कौन सी कंपनी है जिसने कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो अपना अडानी टोटल गैस लिमिटेड है उसके द्वारा यह समझौता जारी किया गया है। जान लेते हैं कार्बन फुटप्रिंट के बारे में।
दोस्तों कार्बन फुटप्रिंट होता है वो किसी इंस्टीट्यूट, व्यक्ति या फिर अपन कोई उत्पाद बनाते हैं, उससे उत्सर्जन होने वाला जो कुल कार्बन उत्सर्जन है उसको बताता है। इसमें ग्रीन हाउस गैस और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो शामिल होते हैं। दोस्तों कार्बन फुटप्रिंट का नाम है वो इकोलॉजिकल सॉरी इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है उससे निकल कर आता है। ठीक है, ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का एक अंश है। उससे भी अधिक यह एक लाइफ साइकिल असेसमेंट का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों किसी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट या वस्तु के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के आधार पर किया जाता है। अर्थात जो कोई व्यक्ति कितना कार्बन फुटप्रिंट कर रहा है उसका अगर आकलन करना हो तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसका उत्सर्जन कितना हो रहा है उस आधार पर किया जाता है। तो संभवतः कार्बन फुटप्रिंट का सबसे बड़ा कारण है वो मानव के द्वारा किया गया प्रदूषण माना जाता है। ठीक है, इसमें से महत्वपूर्ण है जो मानव के द्वारा जो लोग हैं उनके द्वारा जो घरों में जो विद्युत यूज ली जा रही है उससे उसको बहुत बड़ा कार्बन जो फुटप्रिंट उत्सर्जन हो रहा है उसका कारण माना जा सकता है। 10 वैज्ञानिकों के अनुसार जो मानव की लगभग सभी आदतें हैं, अर्थात जैसे वो खाना खाता है, खाना खाने से लेकर वो कपड़े धोता है और भी बहुत सारे काम हैं। आजकल तो जो इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं, आधी बिजली के माध्यम से पूरे होते हैं। तो बिजली बनती है, ये तो बिजली जब अपन बनाते हैं, तो उसमें तेल, प्राकृतिक गैस और नेचुरल रिसोर्स का उनका दोहन होता है, उससे उससे कार्बन फुटप्रिंट उत्सर्जित होता है। यार जब हम कोयले से बिजली बनाते हैं तो बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें रिलीज होती हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। हालांकि अपन हालांकि अपन जो ग्रीन हाउस गैस है उन पर रोक लगा सकते हैं, उनमें कुछ कमी ला सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है, इनका आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधारोपण कर सकते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी का भी अपन वर्तमान में उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है वो मुख्यतः जीवाश्म ईंधन होते हैं, कच्चे तेल होते हैं, कोयला होता है आदि के जलने से सबसे ज्यादा होता है। इसलिए क्या हुआ था कि एक प्रोटोकॉल आया था, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल आया था जिसमें क्या था जो ग्रीन हाउस गैसों के जो उत्सर्जन है उस पर लगाम लगाने की कोशिश की थी। अर्थात ये क्योटो प्रोटोकॉल है वो कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों की निश्चित समय के भीतर, जो निश्चित समय सीमा है उसके भीतर इसके अंतर्गत रोक लगाने का मसौदा प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे बीएसई लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों बताइए, उमाकांत जयराम, प्रमोद अग्रवाल, सुंदर मनन राममूर्ति और सुश्री जय श्रीव्यास में से कौन है जिसे बीएसई लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में जो बीएसई लिमिटेड का अध्यक्ष है वो सुंदर रमन राममूर्ति को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किसे स्टील गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर को मुंबई में कमीशन किया? तो दोस्तों हाल ही में जो यह जो स्टील गाइडेड मिसाइल है इसका मुंबई में कमीशन किया गया भारतीय नौसेना द्वारा आईएस इम्फाल का। बात करें आईएनएस इम्फाल के बारे में। दोस्तों आईएनएस इम्फाल है वो भारत सरकार द्वारा 1990 के दशक में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट 15। इसके तहत इसका निर्माण किया गया है। प्रोजेक्ट 15 इसके तहत सरकार के द्वारा जो 4 स्टील गाइडेड मिसाइल जो विध्वंसक होता है उनका निर्माण करवाया जा रहा है। इसमें आईएनएस इम्फाल है वो तीसरा पोत है। आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो है उसके द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे सार्वजनिक क्षेत्र में से बनाया गया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो इसे डिजाइन किया गया है युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और इसे बनाया जा रहा है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। दोस्तों इस वजन का जहाज है वो लगभग 7,400 टन है और इसकी कुल लंबाई है 164 मीटर के आसपास है। यह 30 समुद्री मील से अधिक की गति प्राप्त करने में भी सक्षम है। दोस्तों इसे ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें होती हैं, साथ ही जहाज रोधी जो मिसाइल है, टोरपीडो है, आदि से ही जो अत्याधुनिक हथियार है और सेंसर से इसे लेस किया गया है, इसमें सभी चीजों को ध्यान रखा गया है।
आगे देखते हैं अपन प्रोजेक्ट 15 भी है उसके बारे में। तो इससे क्या है कि भारतीय जो अपनी नेवी है उसे निर्देशित जो मिसाइल विध्वंसक है उसमें शामिल करने के लिए इसे 1990 के दशक में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट का नाम पहले दिल्ली क्लास रखा गया था। बाद में प्रोजेक्ट 15 ए कोलकाता क्लास की शुरुआत हो गई थी, जो मुख्य रूप से सतह के जहाजों में उन्नत तकनीकों और उपकरणों पर केंद्रित थी। दोस्तों, प्रोजेक्ट 15 बी है, उसे विशाखापत्तनम प्रोजेक्ट 15 ए का विध्वंसक अनुवर्ती वर्ग माना जा रहा है। इस परियोजना को जनवरी 2011 में अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर, उन्नत स्टेल्थ तकनीक और लंबी दूरी तय करने की क्षमता आदि लक्ष्यों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था। दोस्तों, प्रोजेक्ट 15 बी के तहत पहले युद्धपोत INS विशाखापत्तनम को नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और इसका दूसरा युद्धपोत है INS मोमारगांव, इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। चौथा युद्धपोत है INS सूरत और अपना तीसरा युद्धपोत है INS इम्फाल। इसके तहत ये 4 स्टील गाइडेड युद्धपोत है। कौन सा? विशाखापट्टनम, मोमारगांव, सूरत और इम्फाल। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष आवास प्रदान करने के लिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स और दिव्यांग कला मेले के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों बताइए, यह समझौता किसके साथ किया गया है? तो दोस्तों, ये समझौता किया है ओयो होटल्स एंड होम्स प्रोफेसर लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस 2023 कब मनाया गया? तो दोस्तों, वीर बाल दिवस है उसकी शुरुआत अभी पिछले साल ही नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो ये बनाया जाता है अपने 26 नवंबर को। ठीक है, इसकी शुरुआत है वो अपने ध्यान इसको अभी जो बनाया गया था वो अपने ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है, वहां पर जो भारत मंडपम है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। 9 जनवरी 2022 में जो अपने प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि 26 नवंबर को गुरु गोविंद सिंह के उनके 2 पुत्र हैं साहिबजादे बाबा और जोरावर सिंह तथा बाबा फतेह सिंह जी की स्मृति में इस दिवस को वीर बालक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, किनकी याद में मनाया जाएगा? ये जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की याद में मनाया जाएगा ये वीर बालक दिवस। 26 नवंबर को नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी। 9 जनवरी 2022 को ये दोनों लोग थे वो गुरु गोविंद सिंह के, जो अपने 10वें गुरु गोविंद सिंह के उनके पुत्र थे। बात कर लेते हैं साहिबजादा जोरावर सिंह के बारे में और फतेह सिंह के बारे में। तो दोस्तों, ये दोनों ही क्या थे कि सिख धर्म को मानने वाले बहुत ही सम्मानित शहीदों में से एक थे। दोस्तों, जब जो मुगल सम्राट था औरंगजेब, उनके द्वारा 1704 में मुगल सेना के द्वारा जो आनंदपुर साहिब है वहां पर एक अभियान चलाया गया था औरंगजेब के द्वारा मुगल सैनिकों के जरिए। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि 10वें गुरु गोविंद सिंह उनके 2 पुत्रों को पकड़ लिया गया था और उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाने की पेशकश की थी। लेकिन जो अपने फतेह सिंह थे, जोरावर सिंह थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म को मानने से अस्वीकार कर दिया, जिससे नाराज होकर औरंगजेब ने इनको मौत की सजा सुना दी और इनको जीते जी दीवारों में चुनवा दिया। इसीलिए इन शहीदों को धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित नहीं होने के बजाय इन्होंने मृत्यु को प्राथमिकता दी। अर्थात इन्होंने माना कि मृत्यु से बड़ा धर्म को हम चेंज नहीं कर सकते, इसकी बजाय तो अपन मृत्यु को गले लगा लेते हैं। इसलिए धर्म के सिद्धांतों को इन्होंने वरीयता दी और वीरगति को प्राप्त हो गए। बात कर लेते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी। इनका जन्म है वो 22 दिसंबर 1616 में पटना बिहार में हुआ था और ये सिख के 10वें अंतिम गुरु थे। दोस्तों, इनकी जयंती नानक शाही कैलेंडर पर आधारित है। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। उनकी मृत्यु के बाद ये 9 वर्ष की आयु में ही सिखों के 10वें गुरु बन गए थे और 1708 में इनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, इनकी शिक्षाओं के बारे में बात करें, इन्होंने क्या कुछ शिक्षा दी थी? तो इनकी धार्मिक शिक्षाओं के बारे में बात करें तो उन्होंने सिख धर्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और बालों को ढकने के लिए पगड़ी को शामिल करने की वकालत की थी।
दोस्तों इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और 5 कै के सिद्धांत दिए थे। 5 कै के सिद्धांत दिए उसमें शामिल था केस, कंघा, कड़ा, करपान और कछेरा। ठीक है? ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि केस, कंघा, कड़ा, करपान और कचेरी है वो किसके दिए गए सिद्धांत है? गुरु गोविंद सिंह के। उनमें यह भी पूछ लिया जाता है कि इन पांचों में से कौन शामिल है, कौन नहीं है। ठीक है? दोस्तों ये आस्था के 5 प्रतीक थे जिन्हें खालसा को हमेशा धारण करना चाहिए। आगे बात करें तो इन्होंने खालसा योद्धाओं के पालन करने हेतु कई अन्य नियम भी निर्धारित किए थे, जैसे तंबाकू से परहेज करना, शराब, हलाल मांस आदि से दूर रहने की इन्होंने बात की थी। साथ ही खालसी योद्धाओं निर्दोष लोगों को उत्पीड़न नहीं करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, वो निर्दोषों की मतलब उनको उनके ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे। उन्होंने बाद में गुरु ग्रंथ साहिब खालसा और सिखों की जो पुस्तक मानी जाती है महत्वपूर्ण, वो दोनों समुदाय का अपना गुरु घोषित कर दिया। ठीक है? तो गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम गुरु बन गए थे। फिर इनके बाद में जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको ही सिखों का इन्होंने गुरु घोषित कर दिया था। दोस्तों इनके सैन्य योगदान की बात करें तो वर्ष 1705 में इन्होंने मुक्तसर की लड़ाई में लड़ी थी, जो कि मुगलों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण युद्ध था। आनंदपुर में 1704 के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मां और 2 नाबालिग बेटों को खो दिया था, जिन्हें मुगल सेना द्वारा मार डाला दिया गया था। उनका बड़ा बेटा भी इस युद्ध में मारा गया था। इनके साहित्यिक योगदान की बात करें तो इन्होंने जापा साहिब, बेती चौपाई और अमृत सवाई आदि महत्वपूर्ण इनके द्वारा लिखी गई रचना है। दोस्तों इन्होंने जफरनामा लिखा था, मुगल सम्राट औरंगजेब को एक ये लिखा गया पत्र था। पूछ लिया जाता है जफरनामा किसने लिखा था? ये फारसी भाषा में लिखा गया था, क्योंकि मुगल सम्राट औरंगजेब को लिखा गया एक पत्र था, इसे लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है अपना, इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब मनाया जाएगा? तो बताइए संयुक्त राष्ट्र महामारी दिवस है वो कब मनाया गया? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महामारी दिवस है वो अपनो 27 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। अगला है क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर क्रिप्टो अपनाने में टॉप रहा है? दोस्तों पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु में से कौन सा क्षेत्र है तो क्रिप्टो अपनाने में आगे रहा? इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली क्रिप्टो पोर्टफोलियो में सबसे आगे रहा। नवा क्वेश्चन है डब्ल्यू ग्लोबल रिस्क सर्वे 2023 इंडिया हाउस लाइट्स रिपोर्ट में कौन सा जोखिम भारतीय संगठनों में सबसे बड़ा जोखिम? बताइए एक रिपोर्ट जारी की गई है पीडब्ल्यू ग्लोबल रिस्क सर्वे 2023 इंडिया हाइलाइट्स। इस रिपोर्ट में भारतीय जो कॉम्पिटिटिव जो जोखिम क्षेत्र है संगठन है उनके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक दे रखे उनमें से बताया कि सबसे ज्यादा जोखिम भारत को किससे है? तो दोस्तों भारत को सबसे ज्यादा जोखिम है वो साइबर अपराधों से। ठीक है? आज के जमाने में साइबर ठगी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर, ये किताब किसकी है? दोस्तों हाल में एक पुस्तक लिखी गई है अपने रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा। ठीक है? उसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ठीक है? ये पुस्तक किसकी है? रघुराम राजन और रोहित लांबा की। ये यहाँ पर आंसर की दे रखी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।